हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स एसवेल के स्टूडेंट्स हो, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, या इग्नू या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। अगर उनके पास में पोल साइंस का विषय है और उनके पास में प्रोग्राम या ऑनर्स का किसी का भी कोर्स है, बस ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है तो आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको न्यायपालिका से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार की बात करें या फिर न्यायिक सक्रियता की बात करें या फिर इन दोनों की आलोचना की बात करें। तो आपको इन क्वेश्चनों को अटेंड करने के लिए पहले न्यायपालिका क्या है और इन क्वेश्चनों को कैसे अटेंड करना है ये समझना होगा। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि न्यायपालिका क्या है, और इसके बाद फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई न्यायपालिका जो है उसके क्या क्षेत्राधिकार हैं, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। इन सभी तमाम स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, पहले आज आप न्यायपालिका को समझिए, इसके बाद हम ये चर्चा करते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों हमारे स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कुछ भी सुधार हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए तो मैं उसे अवश्य करूँगा और वो आपके कमेंट्स के आधार पर ही किया जाएगा। ओके गाइज़, दूसरी बात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको इसी प्रकार से स्टडी चैनल से जुड़े रहना है और आपको दोबारा से ऐसे ही लगातार वीडियोस पानी है तो आप हमारे एक और स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टडी चैनल है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारा एक नया स्टडी चैनल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम के भी स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के भी स्टूडेंट्स हैं। एक ही समय में उन्हें तरह तरह की वीडियोस चाहिए होती है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो एक ही चैनल से सारी वीडियोस अपडेट करना अलग अलग सब्जेक्ट्स की पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने आप लोगों की सुविधा के लिए दूसरा चैनल भी बनाया है, वहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से आप लोगों के लिए स्टडी की वीडियोस अपडेट होती है। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आप दोनों जगह से वीडियो का पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक मिलेंगे जो और भी आपके यूज़फुल वीडियोस के लिए होंगे, और आप हमारे स्टडी चैनल में भी हमसे जुड़ सकते हैं जहां पर आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले आपके नोट्स की फैसिलिटी कर दी जाएगी। नंबर 2, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान आप करवा सकते हैं। ओके गाइस, दूसरी बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कम समय है, तो आप इसीलिए उन टॉपिक्स को ही करें जो हम आपको करवा रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब वो आए तो आप उसको अच्छी तरीके से अटेंड कर सकें और कुछ ऐसी चीज़ें ना पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में ना आए और आपको उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यायपालिका है क्या, पहले इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि भाई न्यायपालिका हमारे भारत, यानी न्यायपालिका क्या है, ये हमारी भारत सरकार का एक अंग है। सरकार का क्या है, एक अंग है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सरकार के कितने अंग हैं, तो हमारी भारत सरकार के 3 अंग हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका विधानमंडल, जिसे विधायिका या फिर संसद भी कहते हैं। नंबर दूसरे पे आपका आता है न्यायपालिका और नंबर तीसरे पे आपका कार्यपालिका। ये 3 हमारी एक तरीके से हमारी सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधानमंडल, जिसे विधायिका भी बोलते हैं, न्यायपालिका और नंबर 3 पे आपका कार्यपालिका। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। कार्यपालिका के बारे में आप लोगों के लिए एक वीडियो अपडेट हो चुकी है, विधानमंडल के लिए और विधायिका के लिए भी अपडेट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है दोनों वीडियोस तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, एक इस स्टडी चैनल पे और एक दूसरे स्टडी चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ओके गाइज,
तो न्यायपालिका हमारी भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये, एक आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो दोस्तों, कई बारी क्या होता है, जब हमारी देखो विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों चीज़ों को पहले आपको समझना है अच्छी तरीके से, ये है क्या। विधानमंडल के बारे में मैं बता दूं सबसे पहले। विधानमंडल क्या करता है, कानून निर्माण करता है। विधानमंडल क्या करता है, सबसे पहले कानून निर्माण करता है, यानी कानून को कौन बनाता है, विधानमंडल बनाता है। नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करता है, उस कानून को लागू करता है जो विधानमंडल ने बनाया होता है। और न्यायपालिका इस चीज़ की देखरेख करता है कि भाई ये जो कानून बना है, जो विधानमंडल ने बनाया है और जो कार्यपालिका उसे लागू कर रही है, वो जनता के लिए, हित के लिए है या नहीं। अगर वो जनता के लिए, हित के लिए नहीं है, तो उस कानून को एक तो निरस्त कर देना, सबसे पहला काम ये है न्यायपालिका का, आपको ध्यान रखना है। और जनता के लिए न्याय की व्यवस्था करना, न्यायपूर्ण व्यवहार करना, ये एक काम मेनली न्यायपालिका का है। तो विधायिका यानी विधानमंडल क्या है, न्यायपालिका क्या है और कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में आपको पता चला, अभी थोड़ा सा पता चला। आज हम न्यायपालिका के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में डीप से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो न्यायपालिका है ये एक स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। इस पर किसी भी रूप से, किसी भी, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, या फिर हम बात करें कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी का भी इस पर अनैच्छिक दबाव नहीं है। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने अधिकारों के अंदर रहकर वह काम करती है। इसके बाद आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिए, कि भाई जो न्यायपालिका है इसका एक तरीके से निर्माण कब हुआ। तो न्यायपालिका का जो निर्माण है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, यानी जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे उसके काल से ही होना शुरू हो गया था न्यायपालिका का। और ये भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935, इसमें एक बात स्पष्ट रूप से हो गई थी कि भाई भारत में एक न्यायालय होई करेगी, जिस न्यायालय के अंदर हम जो दोषी हैं उनको सज़ा दिए करेंगे और कानून की व्याख्या भी यही किया करेगी। तो ये काम था एक तरीके से न्यायालय का। और स्टार्टिंग में ये किस तरीके से बना, तो मैंने आपको बताया अधिनियम 1935, आपको ध्यान रखना है, इसी के ऑर्डर से बना। अब बात आती है न्यायपालिका की संरचना। तो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार से उसे डिवाइड किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों, तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको पता चलेगा जो न्यायपालिका है उसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। लेकिन मोस्टली जगह पर जब आप पढ़ेंगे तो न्यायपालिका को 3 वर्गों में विभाजित दिखेगा आप लोगों को। सबसे पहला पार्ट जो इसका दिखेगा आपको उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट में हम इसे एससी या फिर हम इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। इसके सामने कुछ नाम मैंने आपको बताए, जैसे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या एससी लिखा हुआ कहीं आए तो आप समझ जाएंगे कि भाई उच्च न्यायालय की बात हो रही है। नंबर 2 पे बात होती है हमारे उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कौन से न्यायालय होती है, उच्चतम न्यायालय वो न्यायालय होती है जिसके अंदर हम इसे हर एक राज्य के आधार पर हम डिवाइड करते हैं और इसे हम एचसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, एचसी। एचसी मतलब क्या है, हाई कोर्ट। ओके गाइज, ये राज्य स्तर की न्यायालय है। ये पूरे के पूरे संघ राज्य दोनों को मिलाकर भारत के स्तर के, केंद्र के स्तर की न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो होती है, एक तरीके से आप इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझेंगे। आप इस फिगर के रूप से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे टॉप पे आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है, एक तरीके से हेड है इसका। एक तरीके से आप देखोगे कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। ओके गाइज, इसके बाद आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, ये एक तरीके से स्टेट के लेवल की होती है। हर एक स्टेट में, मोस्टली स्टेट्स में होती है, लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो 24 न्यायालय हैं हमारे देश के अंदर। ओके, जो उच्च न्यायालय में आती है। इसके बाद आ जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका सिविल जज इसके अंदर आते हैं और दूसरा आपका आता है इसके अंदर मेट्रोपोली। तो ये आपको आई होप इसका स्ट्रक्चर एक तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ये एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए कि न्यायपालिका है क्या। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके क्या क्षेत्राधिकार है, क्या क्षेत्राधिकार नहीं है। और इसके बाद फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि भाई जो न्यायिक सक्रियता है वो क्या है, क्या नहीं है।
ओके गाइस, सर्वोच्च न्यायालय भारत में न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ है। ये कुछ डेट्स हैं, जब आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो आपका क्या होगा, एक अच्छा आंसर बनेगा। इंट्रोडक्शन में भी आप इसको अवश्य लिखें जब आप क्वेश्चन को बनाएं। तो 28 जनवरी 1950 को, यानी आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि भाई भारतीय संविधान लागू हुआ था, और ठीक 2 दिन बाद भाई हमारे किसकी स्थापना कर दी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किसके तहत हुई, मैंने भी आपको बताया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटिश की पीवी काउंसिल का स्थान ले लिया। यानी पहले हमारा यही काम जो सर्वोच्च न्यायालय का था वो कौन करता था, आपको ध्यान रखना है, प्रीवी काउंसिल करता था ये काम जो अब सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। इसके बाद अब आपको इस पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी शक्ति और इसकी नियुक्ति और इसके क्या क्या कार्य होंगे, ये हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है 124 से लेकर 147 तक बताए गए हैं। ओके गाइज, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक बताए गए। इसके बाद आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, इसके अंदर हमें 2 कार्य बेसिकली हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, या न्यायालय का हम 2 काम देखते हैं। सबसे पहली बात कि संविधान की व्याख्या करना। कभी कभी हमारी जो सरकारें होती हैं वो कुछ कानून ऐसे बना देती हैं जो जनता के मन में एक शक पैदा कर देती है कि शायद ये कानून हमारी जनता के लिए हित में है या नहीं, ये जनता के लिए है कि नहीं, कहीं ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही। तो इस बात की व्याख्या करना ये काम किसका होता है, सर्वोच्च न्यायालय इस बात की व्याख्या करती है। और नंबर 2 पर सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक भी कही जाती है। अगर कोई कानून सरकार के द्वारा बना दिया गया है जो संविधान के अनुरूप में नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि भैया वो कानून को निरस्त कर सकती है। क्योंकि जब कानून की व्याख्या करते समय ऐसा कई बार हुआ भी है भारत सरकार के अंदर। और भारत सरकार के अंदर अगर हम देखें, सरकार के 3 अंग मैंने बताए, तो जब भारत सरकार की बात इस जगह मैं कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर न्यायालय की बात करेंगे, न्यायालय समझेंगे कि न्यायालय के पास ये शक्ति है। अब हम बात करेंगे इसकी भाई संरचना, यानी एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की संरचना। सर्वोच्च न्यायालय में कैसे कैसे जज होते हैं, तो वर्तमान समय में आप देखेंगे 31 जज हैं इसमें और एक मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल 31 और एक कितने हो गए, 32 हो गए, 32 हो गए। लेकिन जब ये सर्वोच्च न्यायालय बना था उस समय इसकी संख्या 8 थी जजों की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल था। 7 + 1 समझ सकते हैं, जब ये बना था तब की बात है। लेकिन वर्तमान समय में ये ऐसा नहीं रहा। और इसके अलावा आपको अब क्या ध्यान रखना है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, तो कई सारी शक्तियां हैं। अभी पॉइंट्स में आप समझेंगे कि भाई कानून को उल्लंघन करने से रोकना सबसे पहला काम है सर्वोच्च न्यायालय या नॉर्मल न्यायालय का, कि भाई कानून अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके रोकथाम करने की बात करना। दूसरी बात, संवैधानिक प्रश्नों का निर्णय लेता है कि भाई संविधान के अनुरूप में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। प्रशासन के कार्य का भी, क्योंकि सरकार का एक अभिन्न अंग है तो प्रशासन का भी जिम्मा होता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। नया कानून जो बनाया गया है वो नया कानून बनाने की भी शक्ति इसके पास में होती है। अब आप सोचेंगे कैसे नया कानून बनाने की शक्ति होती है, कि भाई जब भी देश में अध्यादेश जारी होता है तो सरकार को, यानी राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है कि कैसे कानून बनाए जाएं, कैसे कानून ना बनाए जाएं। तो उस जगह पर हम देख सकते हैं नया कानून बनाने में भी इनकी भूमिका होती है। इसके अलावा सलाह देने में, जैसा कि बताया गया, कानूनों की व्याख्या करने में, और संविधान का संरक्षण भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके अंदर इसके जो मुख्य न्यायाधीश होता है या जो बाकी अन्य न्यायाधीश भी होते हैं उन सबों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति करने का मतलब है उन्हें सलाह, एक तरीके से शपथ दिलाता है। ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये काम किसका है, ये राष्ट्रपति का काम है। किस तरीके से, अब निष्कासन की बात आती है तो निष्कासन करने का काम सिंपल ही है कि भाई राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया है ठीक वही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी है। महाभियोग जिसे बोलते हैं कि भाई संसद के सत्र दोनों में से किसी सदन में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश को हटाना होगा, तो इस तरीके से उसको हटाया जा सकता है जब दोनों सदनों से वो कानून पास होकर
चला जाएगा। अब बात करेंगे हम न्यायाधीश के कार्यकाल की कि भाई न्यायाधीश का क्या कार्यकाल होगा। तो मैं आपको बता दूं, वैसे जैसे प्रधानमंत्री का होता है कि भाई 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा, राष्ट्रपति का होता है 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा, यहाँ पर न्यायाधीशों के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं है कि भाई 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। लेकिन ये है कि भाई एक न्यायाधीश जो है वो सिर्फ 65 वर्षों तक ही अपने पद पर आसीन रह सकता है। और जब वो 65 वर्षों का हो जाता है तो राष्ट्रपति एक पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र देना होता है उसे राष्ट्रपति को, और उसे संसद के एक आदेश द्वारा राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा वेतन और भत्ते के बारे में बात करें तो आपको वेतन के अंदर सिंपली समझना है, सांसद द्वारा निर्धारित किया जाता है इनका वेतन। जो भी सांसद जो होते हैं वो अपने कानूनों के अनुरूप में इसको बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा इनको मुफ्त में आवास दिया जाता है, और इसके अलावा इनको और भी सुविधाएं, गाड़ी बंगला जो भी है, ये सब चीज़ें दी जाती हैंगी। ओके गाइज, इसके अलावा इनके कुछ क्षेत्राधिकार है जिसके बारे में मैंने बात कही थी। क्षेत्राधिकार अभी सिर्फ मैं पॉइंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्षेत्राधिकार जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, लेकिन इसको डीप से पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली एक वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग उसको सेपरेटली समझ सकें। अभी आप लोगों को इतना समझ आया कि नहीं आया, मुझे ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और भी मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। और आप इसी प्रकार से अपडेट चाहते हो तो दोनों चैनलों को, एक तो एसओएल सॉल्यूशन को और दूसरी बात आपका आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस को, दोनों को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोनों जगह से आप लोगों के लिए अपडेट हो रही है। इधर से भी वीडियोज़ हो रही है, उधर से भी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से और वहाँ से दोनों सेम हो रही है, दोनों अलग अलग वीडियोज़ दोनों जगह की। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी एग्ज़ाम से पहले हमारी वीडियोज़ आए, क्योंकि एक चैनल से अकेली वीडियो आएगी एक टाइम पे और दो चैनल से दो वीडियो मिलेगी आपको। अब आपको ये तय करना है कि आपको एक वीडियो चाहिए या दो वीडियो चाहिए। ओके गाइस, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, मूल, अब हम ये बात करेंगे जिसके बारे में मैं बता रहा था कि क्षेत्राधिकार के बारे में, है ना। तो कई क्षेत्राधिकार हैं। सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार, जिसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। फिर अधिकार क्षेत्र है, अपीली न्याय, अपीली क्षेत्राधिकार है, सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार है। सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार के अलावा रिकॉर्ड की अदालत है, न्यायिक समीक्षा की अधिकार है इनके पास। तो बहुत सारी शक्तियाँ इस प्रकार से। तो आज की यही वीडियो थी आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए अपनी दूसरी वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ जो आपके क्षेत्राधिकार के लिए, और वो आज ही आप लोगों के लिए अपडेट हो जाएगी। तो आप उसका लिंक थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख पाएंगे। और इस वीडियो को आप अपने अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से अधिक वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।